107.8 FM रेडियो जयघोष पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ है आपके दोस्त समरीन कार्यक्रम विदुषी में, और हम इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं समाज की सशक्त महिलाओं से। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक्स पुलिस ऑफिसर सत्या सिंह जी से। वो एक राइटर हैं, लॉयर हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और भी बहुत सारे आयाम हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए। तो बग़ैर देर किए बिला ताखीर हम आपकी मुलाकात कराते हैं सत्या सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते, थैंक यू समरीन जी। सत्या सिंह जी, आपने मऊ से आप ताल्लुक़ रखती हैं और वहाँ से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहें तो हुई है जी। तो आपने सोचा था कि आपको जाना है पुलिस में, या फिर आपका इंटरेस्ट था? कैसे शुरुआत हुई इसकी? नहीं समरीन जी, हम लोग तो ऐसे गांव से थे, मऊ जिले में, पहले आजमगढ़ में था जी। कि वहाँ पे लड़कियों के स्कूल नहीं थे। तो मेरा डायरेक्ट 6 में एडमिशन करवाया गया था, टीसी बनवा के। तो मैं 6 से पढ़ने के बाद फिर कोई जाता नहीं था। तो ये था कि मैं हाई स्कूल तक पढ़ लूंगी और उसके बाद फिर बीटीसी कर लूंगी, बस। अच्छा। यही तक एम था। हाँ। लेकिन फिर पढ़ते रहे और पढ़ने में अच्छे थे, तो शुरू से ही स्कॉलरशिप मिलती रही, तो पढ़ते गए। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया फर्स्ट क्लास में। पूरे गांव में क्या, पूरे उसमें कभी कोई आया ही नहीं था, मेरा ही आया। अच्छा। हाँ, तो फिर मेरा बीएचयू में एडमिशन हो गया, मुझे स्कॉलरशिप मिली सारा वो पढ़ने के लिए। तो बस ऐसे आगे बढ़ते गए, शुरुआत हुई जी। ओके, तो कोई ऐसा क्षण या कोई ऐसा पल जो आपकी ज़िंदगी में जिसने मोटिवेट किया हो कि आपको एज अ पुलिस ऑफिसर, चूँकि बहुत सारी अब तो फीमेल शामिल हैं इस फील्ड में, लेकिन आप या चंद नाम हैं जो अलग से दिखाई पड़ते हैं, क्या कुछ अलग है? नहीं समरीन जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए कि जब मैं पुलिस की नौकरी में गई तो मुझे पुलिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। हम भी उसी माहौल में थे जहाँ पे कि कुछ गलत करता है, बच्चे डराते थे कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन फिर हो गया सिलेक्शन, कई लोगों दिए थे, किसी का नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो गए ट्रेनिंग में, लेकिन ट्रेनिंग इतनी टफ थी। अच्छा। इतनी टफ थी कि शुरू के तो 3-4 महीने ये लगा कि हम जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो गए हैं। चल नहीं पाते थे, और घर आना होता तो हम ट्रेन पे नहीं चढ़ पाते थे। मतलब ये हाल हो गया था। हाँ। लेकिन तब 10,000 रुपये बॉन्ड भरा जाता था कि जो छोड़ेगा उसको देना पड़ेगा। और 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज होती थी तब, इसलिए कि 300 कुछ रुपए तब तनख्वाह थी एक सब इंस्पेक्टर की। अच्छा। तो मजबूरी में फिर करते गए फिर काफी मजबूती आई 440 के चक्कर लड़कों के साथ लगाते थे। अच्छा। 1800 लड़के थे और जिसमें कि केवल 9 लड़कियां थी। ओह गॉड। हम हाँ, तो किया। करने के बाद फिर बनारस में पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग के बाद फिर देख के, फिर उसके बाद पुलिस के बारे में थोड़ा बहुत देखा, तो किरण बेदी के बारे में सुना, जाना, पढ़ा। तो वो एक तरह से एक आइडियल थी कि हाँ, वो कभी किसी से डरी नहीं है और अपना काम किया है, तो मुझे भी करना है। तो ये दिमाग में आया जॉब में आने के बाद। आप बहुत लंबे अरसे महिला प्रकोष्ठ में भी रही हैं। क्या है महिला प्रकोष्ठ और इसकी क्या संकल्पना है और क्या भूमिका है? देखिए, महिला प्रकोष्ठ का मतलब ये था कि पहले कि महिलाएं जैसे थानों पे पुरुषों के बीच में जाना थोड़ा उनको बुरा लगता था, और वहाँ पे वो अपनी सारी बातें नहीं कह पाती थी। तो उसी के बिहार पे ये पहले महिला प्रकोष्ठ बना था 88 में। ये सुशीला रोहतगी जी थी, तो विक्रमादित्य मार्ग पे सीआईडी का ऑफिस था, उसी में एक बना था। तो जब वो बना था तो मेरी पोस्टिंग तभी हुई वहाँ पे। 88 में बना था, 89 में मैं वहाँ आ गई थी। तो वहाँ पे ये होता था कि महिलाएं जैसे जिनकी भी जो प्रॉब्लम होती थी वो आ जाती थी। प्लस और भी वो ये हुआ था कि वहाँ पे पहले महिलाओं का अलग से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था। अच्छा। बहुत सारी बातें होती थी जो कि महिलाएं नहीं कह सकती थी, उनके साथ होता था। तो वहाँ पे उस महिला प्रकोष्ठ में मैक्सिमम महिलाएं ही थी। अच्छा। तो जो उनकी बातें सुनती थी और उनके हिसाब से कार्रवाई करती थी। तो वहाँ पे फिर वो महिलाओं को, सारी महिलाएं थी, महिलाओं की इन्वेस्टिगेशन भी होती थी। महिलाएं अगर नहीं आ सकती थी तो महिलाएं वहाँ पे जाती भी थी, मतलब गाँव में और जहाँ से होता था। तो ये सब
कुछ था कि महिलाओं के लिए थी, मतलब हमारी एसपी भी महिला और डिप्टी एसपी भी महिला, इंस्पेक्टर भी महिला, सब इंस्पेक्टर भी महिला, सिपाही भी महिला। हाँ, तो ताकि ये कंफर्ट जोन तैयार हो एकदम सके वो महिला बन के लिए कि अगर वो जी अपनी कोई शिकायत करने आई है तो वो बगैर झिझक अपनी सारी बात अपनी बता सारी सके। बात तो किस किस तरह के मामले या केसेस आते थे? सब तरह के आते थे। अच्छा। मैक्सिमम जैसे ये 498 के, हम्म दहेज के, हम्म और कभी कभी मतलब रेप के, मतलब हर तरह के महिलाओं के साथ जो भी होता था वो सब आते थे वहाँ पे। हम्म तो उसमें आप काउंसलर हाँ, की भी काउंसलिंग भूमिका? भी करते थे अच्छा। हम लोग। हाँ, वहाँ पे तो ये था कि पहले काउंसलर नहीं थे हम लोग के साथ वहाँ पे, तो उसमें काउंसलिंग भी करते थे, समझाते भी थे, वो होता भी था। लेकिन फिर बाद में जब ये महिला सम्मान प्रकोष्ठ जो था, ये उससे टाई अप करके समाज कल्याण विभाग से, तो फिर काउंसलर की भी पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी। अच्छा। 2-4 वो लोग तो फिर एक वो अलग ही था कि जो इस तरह के होते थे फैमिली प्रॉब्लम्स वाले, तो वो काउंसलर्स के पास भेजे जाते थे और उनकी वहीं पे काउंसलिंग होती थी, और वहीं से जो होने वाले थे बहुत से परिवार जुड़ जाते थे, टूटने से बच जाते थे, और जो एकदम नहीं ही रहना चाहते थे तो उनके सामान भी आदान प्रदान करके बड़े प्यार से अच्छे माहौल में वो अलग हो जाते थे। क्या बात है। हाँ, वहाँ से आप होता था। देख रहे हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम विदुषी, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एक्स पुलिस ऑफिसर सत्या सिंह जी। जानेंगे उनकी जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विदुषी में सत्या सिंह जी से। सत्या जी, ये तो हुआ एक्सपेक्ट आपकी जॉब का। अब हम अगर आपकी पर्सनल लाइफ पे आएँ तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आयाम हैं। मतलब आप लिखती भी हैं, आप लॉयर भी हैं, आप काउंसलर भी हैं, और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और आपकी अगर जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो वो इतनी हैक्टिक है कि कहते हैं कि आपको फैमिली के लिए वक्त नहीं मिलता, अपने लिए वक्त नहीं मिलता। तो सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करती थी? मैं मतलब सब चीज़ के लिए ये है कि हर काम में मैं ये सोचती हूँ कि मतलब अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो सब चीज़ कर सकते हैं। विल पावर की हाँ, ज़रूरत विल है। पावर से। मैं कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं बैडमिंटन खेलती थी, मैं बैडमिंटन प्लेयर भी रही हूँ, भूल गई थी जिस स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक रहा है आपका। एकदम। और मैं 16 साल तक यूपी पुलिस में चैंपियन रही हूँ, ग्रेट। और पूरे इंडिया में मास्टर्स में मेरी मतलब मैं रनर अप रही हूँ, सेकंड पोजीशन रही है। क्या बात है। तो उसमें खेलते थे तो कभी कभी मैचेज होते थे तो बहुत सर दर्द होता था, मतलब खेल नहीं पाते, तो डिसिप्लिन खा के खेलते थे, और ये नहीं पता होता था कि हम बीमार हैं। लेकिन कभी घर आए ज़्यादा है, किसी ने बोल दिया, थर्मामीटर में देख लिया तो पता चला 102 बुखार है, तो बीमार पड़ जाते थे। तो ये होता है आपको कि नहीं पता होता था कि हाँ, आपको नहीं है कि फीवर है। हाँ, एकदम। तो यही होता है कि जैसे घर पे है, हमको सारा काम, कपड़े खुद धोने हैं, और अपना काम खुद करना है, खाना बनाना है या कुछ भी करना है, कोई अल्टरनेट नहीं है, तो फिर हमको थकान नहीं लगती है। थकान तब लगती है कि जब हमको लगता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो वो तो कर ही लेगा, तो हमारी तबीयत खराब है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे ये हो रहा है। लेकिन हम किससे कहेंगे कि पेट में दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है? करना खुद को है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई तबीयत खराब नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में और आती है कि अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, तो थोड़ा सा एक मिजाज में कहें तो संवेदनशीलता जो है वो कम पाई जाती है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं की प्रतिभागिता या इसमें सहभागिता अगर होगी तो कुछ एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है, या फिर आप लोगों को भी उतना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है? नहीं, एकदम नहीं। देखिए, ये सब स्वभाव में, और जो एटमॉस्फेयर और बोला ना कि वातावरण और फैमिली, और ये सारा कुछ उसी से होता है। जो कि मतलब मैं एकदम एग्रेसिव हो जाना या कुछ हो जाना, ऐसा ये अपने आप पे डिपेंड करता है। हम अपने आप को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हम कोई चीज़ गुस्सा करके और वो करके, गुस्सा हम जितना अगले को करेंगे उतना ही वो मुझे भी इफेक्ट करेगा। तो अगर हम समझ रहे हैं तो मैं कोई नेगेटिविटी क्यों लूं? सच में। ठीक है। इसका एक पहलू ये भी है कि जब आप किसी पे गुस्सा कर रहे होते हो और मान लीजिए वो बड़ा पॉजिटिव है, वो बड़ा कंट्रोल्ड है और उसने वो गुस्सा नहीं लिया, मतलब वो नॉर्मल है, तो फिर आप ही जल रहे हैं, वो तो उसने तो लिया इसलिए कि उस समय भी एक हार्मोन प्रोड्यूस
होता आपके है अंदर हुआ, जो हाँ। मतलब हमारी एनर्जी को जो है जलाता है। एग्जैक्टली, तो हाँ। हम क्यों करें, हम हाँ। अगले को जितना भला कर सकते हैं प्यार से, हम्म। जितना, और मुझे नहीं लगता कि किसी को गाली दे के या मार के या पीट के हम वो करवा सकते हैं जो हम प्यार से करवा लेंगे। प्यार से हम सब करा सकते सब हैं। करा कहते नहीं सकते एक हैं जुमला है एकदम। कि प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे। कहते हैं ना कि एक चोर है, अगर हाँ, घर में अगर हाँ। चोरी से बचना है तो चाबी उसको दे दो ना, हाँ, उसी के पास चाबी दे दीजिए कि तुम देखो, तो क्या चोरी करेगा, क्या चोरी करे। सारा हिसाब बड़े अच्छे से रखेगा। बिल्कुल सही। आप लिखती भी हैं, मैं हाँ। चाहती हूँ कि कुछ आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को सुनाएं। ठीक है, मैं बहुत कविताएं हर तरह की लिखी है जी। आजकल मैंने एक बड़ी मार्मिक कविता है। आजकल की बच्चे जो है, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, वो अपना सब कुछ पढ़ा के बेच के सब कुछ करके अपना जीवन जो है पूरा समर्पित करके उनको पढ़ाते हैं, किसी लायक बनाते हैं, तो वो बच्चे जो है शादी के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि कोरोना में दिखा कि माँ बाप की अस्थियों तक या माँ बाप के जो है मरने तक कोई नहीं आ पाया। तो उस पे मैंने लिखा था, उसकी मैं 4 लाइनें सुनाना चाहूँगी कि बाबूजी की क्या है कि हर हाल में हम हक को जताने में लगे थे, जताने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को बनाने में लगे थे। कच्ची न रहे नींव कहीं देखभाल के, हर ईंट प्यार की वो जमाने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को। लास्ट लाइन है जो बहुत ही मार्मिक है कि उम्मीद उनकी टूटी, उम्मीद उनकी टूटी तो बाबू बिखर गए, उम्मीद उनकी टूटी तो बाबू बिखर गए, हम आते आते रह गए, बाबू गुजर गए, हम आते आते रह गए, बन के सहारा उनका रहना था जब हमें, हम अस्थियां गंगा में बहाने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को। बहुत ही सुंदर और मार्मिक और भावनात्मक मैं कहूँ अप्रोच है इसमें। और ये बात सच है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जो रिश्ते होते हैं वो कहीं हमसे छूट जाते हैं, और ये बहुत ही कड़वा सच है। लेकिन हम बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज हमें जैसे आपने बोला ना कि सब टाइप मैनेजमेंट हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें तो कुछ टाइप ये भी होता है ना कि कुछ कानून ऐसे बने हैं ना महिलाओं के साथ कि उससे भी परिवार बहुत अफेक्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं आप कानूनों की बात कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में जिस तरह के महिला सुरक्षा कानून बने हैं उसका आपको क्या असर दिखाई पड़ता है ज़मीनी तौर पर? देखिए, दोनों तरह है। सबसे ज़्यादा तो ये है ना कि पुलिस और जुडिशरी को अगर कहा जाए तो हम लोग तो बाउंड होते हैं जो किताब में लिखा है लॉ की वो करने के लिए। तो बहुत कुछ बदला है अभी। पहले तो ये था कि 498 अगर हो जाता था, कोई लिख दिया जाता था तो पूरा सफ़र, चाहे सास ससुर ननद किसी की कोई गलती हो ना हो, तो उसको दोषी मान ही लिया जाता था कि वो अगर महिला कह रही है। लेकिन अब तो अमेंडमेंट हुआ है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, हर आदमी का रोल दिखा जाएगा, तब कोई कार्रवाई होगी। तो अब काफ़ी बदल रहा है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं कानून महिलाओं के साथ कि जो उसका उठाने वाले फायदा भी उठाते हैं। वहाँ पे आम लोग जो है वो परेशान होते हैं और सब कुछ होता है। लेकिन ये बहुत लंबी लड़ाई है जो कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो बदलेगा। अमेंडमेंट्स उसमें हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या जी, आप आई हमारे साथ अपने विचार साझा किए। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बातचीत वाइंड अप करें। उससे पहले जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें जो महिलाएं हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपका स्वाभिमान, घमंड थोड़ा भी मत करिए। घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आपको भी अपनी जिंदगी जीने का हक है,
लेकिन ये है कि हमारे कुछ मापदंड, संस्कार और जो एक है उसको भी लेके चलना, इसलिए कि हम जो करेंगे, हम अपने बच्चों के पहले रोल मॉडल उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके मदर फादर ही होते हैं। तो हम जो करेंगे हमारे बच्चे उसी से सीखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी परेशानियाँ, हार जीत होती रहती है, कभी हार मत मानिए। हर रात की सुबह होती है और होगी, और जो करना चाहे करिए, आगे बढ़िए, बड़ों की इज्जत करिए, उनसे प्यार लीजिए, प्यार बांटिए, बस यही ज़िंदगी है। और कोई बहुत कभी परेशान हो, बहुत उलझन में हो, कुछ रास्ता समझ में ना आ रहा हो, वो मुझे फ़ोन कर सकता है। मैं पक्का जितना मैं जानती हूँ मैं उतनी उसको बताऊंगी। और कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर समस्या का हम समाधान निकालें, लेकिन बहुत कुछ होता है कि एक पीक पॉइंट पे अगर हम किसी की पूरी बात सुन ले तो आधी परेशानी उसकी कम हो जाती है और वो उससे बाहर आ जाता है। तो मेरा फ़ोन नंबर है 9454407388। एक बड़ी बहन की तरह कुछ भी कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकता है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बताऊंगी। जी, तो थैंक यू। आपने सुना सत्या सिंह जी को, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपकी ज़िंदगी को हम आसान बनाएं, आपके सपनों को हम उड़ान दें और आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाएं जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल की तरह आपका इंस्पिरेशन बन सकें। और हमें यही उम्मीद होती है कि हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों का आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर होगा। हम अपने आज के इस अंक को यहीं पर विराम देंगे। अगले अंक में किसी अन्य मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय